हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन एम्प्लॉय कॉस्ट। कास 7 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कास 7 जो है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर है। यानी कास 7 आपको पूरा एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में बताएगा कि एम्प्लॉय की कॉस्ट निकालने के लिए कौन सी प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स आप यूज़ करते हो। प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स किसके होते हैं? एम्प्लॉय कॉस्ट के क्लासिफिकेशंस के लिए, मेजरमेंट के लिए और असाइनमेंट के लिए। यानी असाइनमेंट मतलब कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे उसको असाइन करना, यानी चार्ज करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शंस। कोई भी कास्ट एग्जाम में आए, भले वो 3 हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो, 10 हो, आपको स्टार्टिंग करनी है इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रो में आपको क्या लिखना है कि दिस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। कोई भी कास्ट, भले वो 3 हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो, 10 हो, वो डील्स करेगा प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स में। तो दिस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। प्रिंसिपल मेथड्स किसके? प्रिंसिपल्स मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। यानी जो प्रिंसिपल्स मेथड्स है वो किसके हैं? एम्प्लॉय कॉस्ट को क्लासीफाई करने के, मेजरमेंट करने के लिए और असाइनमेंट करने के लिए। फॉर डिटर्मिनेशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। यानी आप ये एम्प्लॉय की कॉस्ट क्यों निकाल रहे हो, क्यों क्लासीफाई कर रहे हो, क्यों उसका मेजरमेंट कर रहे हो, क्यों असाइनमेंट कर रहे हो, किस लिए? फॉर द डिटर्मिनेशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, एक प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट निकालने के लिए। एंड प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर इन कॉस्ट स्टेटमेंट। यानी आपको प्रेजेंट करना है कॉस्ट स्टेटमेंट में एंड उसको डिस्क्लोज करना है। तो इंट्रो के बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव। देखो अब याद करने का तरीका आपको मालूम पड़ा कि इंट्रोडक्शन में आपने लिखा कि दिस कास्ट डील्स विद प्रिंसिपल एंड मेथड्स। अब ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स के आगे लिखना है टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। देखो ये लाइन सिर्फ ऐड करनी है आपको, तो आपका देखो एग्जाम में और इजीली आप लिख पाओगे। तो मैंने बताया कि इंट्रोडक्शंस में आपने स्टार्टिंग की, ये डील्स करता है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स में। तो ऑब्जेक्टिव बनाना है आपको इसका। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। किसके अंदर? इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एम्प्लॉय कॉस्ट विद रीजनेबल एक्यूरेसी। बस आपको आगे लिखना है टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी और लास्ट में लिख देना विद रीजनेबल एक्यूरेसी। ये ऑब्जेक्टिव बन गया आपका इजीली। ये तरीका होता है याद करने का एक। देखो प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इंट्रो से निकाला आपने, उसके आगे सिर्फ आपने एक छोटा सा वर्ड ऐड कर दिया टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। मतलब जो भी प्रिंसिपल्स मेथड्स आप फॉलो करोगे आप एम्प्लॉय कॉस्ट निकालने की, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी लाना इस कास्ट का उद्देश्य है, ताकि एक बार आपने जो मेथड्स फॉलो किया तो कंटिन्यूसली आप उसको फॉलो करते रहे जब तक कि रिक्वायरमेंट ना हो अच्छी तरीके से। उसके बाद स्कोप। क्या स्कोप है इसका? अप्लाइड टू कॉस्ट स्टेटमेंट। आपको कहाँ अप्लाई करना है ये सब चीजें? कॉस्ट स्टेटमेंट में अप्लाई करना होता है। विच रिक्वायर्स क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। तो चीजें जो बता रहा हूँ वैसे आप अगर सीक्वेंस में याद करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और एक बात सिंपली बताना चाहूंगा मैं, ये तरीका भी ठीक है याद करने का। पहले इंट्रो, फिर ऑब्जेक्टिव, स्कोप। देखो सारी चीजें आपस से मिल रही है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एम्प्लॉय कॉस्ट की डेफिनेशंस की। एम्प्लॉय कॉस्ट होता है क्या है? देखो एक कंपनी है XYZ, ये कहाँ पे कंपनी है XYZ, यहाँ पे एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय कंपनी को क्या देगा? सर्विस रेंडर करेगा एम्प्लॉय कंपनी को। अब एम्प्लॉय भले वो टेम्पररी हो, पार्ट टाइम हो या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉय जो अपनी सर्विस रेंडर करता है कंपनी को, तो कंपनी बदले में क्या देगी? एम्प्लॉय को बेनिफिट्स देगी। बेनिफिट्स वो कैश में हो या फिर काइंड में हो। तो बेनिफिट्स पेड और पेएबल बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इज कॉल्ड एम्प्लॉयज कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है? कंपनी जो एम्प्लॉय को जो बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जो बेनिफिट देती है सर्विस रेंडर करने के लिए, क्योंकि एम्प्लॉय कंपनी को सर्विस रेंडर कर रहा है और कंपनी बदले में क्या देगी? उसको बेनिफिट्स देगी, कैश में या काइंड के अंदर। तो एम्प्लॉय कॉस्ट के एग्जाम्पल की बातें कर लेते हैं कि प्रेजेंट में एक कंपनी
कि एम्प्लॉय पे कितना कॉस्ट खर्च करती है, किस वे में खर्च करती है। सबसे पहले सैलरी, वेजेस, सारे बोनस, कमीशंस, इंसेंटिव्स, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी देती है पीएफ के अंदर या अदर फंड्स के अंदर, जैसे सुपर एनुएशन फंड, एम्प्लॉय के वेलफेयर पे कोई खर्च करती है कंपनी, या फिर अदर बेनिफिट्स जैसे आपका लिव विद पे हो गया कि छुट्टी पे बंदा है उसको सैलरी मिलती है जिसको बोलते हैं लिव विद पे, या कोई मेडिकल बेनिफिट्स है, कोई फ्री फूड है, लंच है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो ये भी एम्प्लॉय कॉस्ट है, ये प्रेजेंट में कंपनी खर्च करती है एम्प्लॉय के ऊपर। अगर बात करूँ फ्यूचर की कि फ्यूचर में कंपनी क्या पे करती है एम्प्लॉय के लिए, तो एम्प्लॉय की जो कॉस्ट क्या बनेगी कंपनी के हाथ में फ्यूचर में कि ग्रेचुटी। कंपनी जो भविष्य में एम्प्लॉय को पे करती है वो होती है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी का मतलब होता है कि रिवार्ड जो एम्प्लॉय कंपनी में अपनी सर्विस देता है, उस सर्विस के बदले कंपनी भविष्य में उससे से वो रिटायरमेंट होता है तो वो उसको ग्रेचुटी पे करती है। ग्रेचुटी जो है जनरली 5 साल के बाद दी जाती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में 5 साल की कुछ छूट भी है, लेकिन वो फिलहाल मैं उस पर जाऊँगा नहीं डीप में, वो कंडीशंस के बारे में बताऊंगा नहीं आपको फिलहाल। तो ये समझ लो आपकी ग्रेचुटी जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होता है जो कंपनी अपनी एम्प्लॉय को पे करती है आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर 5 years ऑफ सर्विसेज। उसके बाद जो पेंशन है वो फ्यूचर में पे करती है कंपनी। लिव इंकेसमेंट यानी छुट्टी का पैसा मिलता है, जो छुट्टी कंपनी प्रोवाइड करती है एम्प्लॉय को। जैसे साल में अगर 30 छुट्टी दी और 30 में से एम्प्लॉय ने 20 यूटिलाइज की तो 10 जो पेंडिंग है, 10 छुट्टी जो बची हुई है उसके कंपनी पैसे देती है एम्प्लॉय को, रुपए देती है, उसको बोलते हैं लिव इंकेसमेंट। वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, कंपनी जो है वो ऑफर देती है एक वॉलंटरी रिटायरमेंट का कि अपनी इच्छा से एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेगा तो हम एक हैंडसम अमाउंट पे करेंगे, तो वीआरएस होता है। अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो कंपनी जो भी फ्यूचर में पे करती है, प्रेजेंट में पे करती है, वो सारी एम्प्लॉय कॉस्ट होती है कंपनी के हाथ में। जो कंपनी पे कर रही है कंपनी, जो कंपनी पे कर रही है एम्प्लॉय के ऊपर, वो एम्प्लॉय कॉस्ट होती है। उसके बाद देखो एम्प्लॉय कॉस्ट जो होती है 2 टाइप्स की होती है। एम्प्लॉय कॉस्ट 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। डायरेक्ट तो नाम से मालूम पड़ रहा है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एंड ट्रेसेबल एंड आइडेंटिफाइबल, मतलब जो आसानी से आप चार्ज कर सकते हो कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, और कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रोजेक्ट, कोई एक्टिविटी, ठीक है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट डायरेक्ट होगी। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट वो एम्प्लॉय कॉस्ट जो डायरेक्टली आप एट्रीब्यूटेबल कर सकते हो, जो चार्ज कर सकते हो, जो इजीली आइडेंटिफाइबल हो कॉस्ट ऑब्जेक्ट यानी प्रोडक्ट या सर्विस पे, इकोनॉमी या कोई एक्टिविटी, कोई प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट हो। तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है, डायरेक्टली चार्जेबल होती है प्रोडक्ट पे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे। इनडायरेक्ट नाम से मालूम पड़ रहा है जो नॉट ट्रेसेबल होती है, जिसको आप इजीली चार्ज नहीं कर सकते। मैंने एग्जांपल भी दिया था अपने कास्ट 6 के, जब मैंने कास्ट 6 बताया था आपको तो इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में। तो जिसको डायरेक्टली चार्ज किया जा सकता है वो डायरेक्टली एम्प्लॉय कॉस्ट, यानी जैसे मैं बात करूँ जो फैक्ट्री में जो मैनेजर खड़ा हुआ है उसका डायरेक्टली संबंध है प्रोडक्शन से, तो वो कंपनी की डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट हो गई। लेकिन जो ऑफिस में काम कर रहा है बंदा, वो डायरेक्टली देखो उसका कोई संबंध नहीं है प्रोडक्शन से, तो वो हो गया इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इसके बाद कंपनी जो पास्ट पीरियड्स के लिए अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है एम्प्लॉय के साथ, कंपनी का कोई कोर्ट ऑर्डर है, उसके थ्रू कंपनी कोई पे करती, कोई प्रोविजन बनाया है कंपनी ने, उसके थ्रू कंपनी अगर पे करती है एम्प्लॉय के ऊपर, तो वो जो है वो एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं मानी जाएगी कंपनी के हाथ में फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यानी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट निकालने के लिए एम्प्लॉय कॉस्ट में ये नहीं आएगा। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई कोर्ट ऑर्डर है, कोई प्रोविजन बना रखा है कंपनी, उसके लिए पे करती है, तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं आएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, कोई भी कास्ट अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं तो जो जिसके बारे में पूछते हैं उसके बारे में तो आपको लिखना है, नो डाउट, डेफिनेशंस में आपको लिखना है। जैसे कास्ट 6, जैसे कास्ट 7, तो ऐसे आपको कास्ट 7 डील करता है किस में, एम्प्लॉय कॉस्ट में, तो डेफिनेशन में एम्प्लॉय कॉस्ट तो लिखना ही है आपको, लेकिन साथ में और आप लिख दो कि जैसे इम्पुटेड कॉस्ट क्या होता है, तो डेफिनेशन में लिख सकते हो आप इम्पुटेड कॉस्ट, ओवर टाइम प्रीमियम, प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स, मार्केटिंग ओवरहेड, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अबनॉर्मल कॉस्ट क्या होता है, अबनॉर्मल टाइम क्या होता है, ये चीज़ें आपको लिखनी है डेफिनेशन में। तो अगर ये चीज़ें आप लिख देते हो, और ये सिंगल लाइन की है, ये सारी डेफिनेशन जो बता रहा हूँ मैं आपको, इम्पोर्टेड कॉस्ट क्या होती है, ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है, ओवर टाइम तो लिखना ही है आपको, यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट से संबंधित है ये, लेकिन इम्पोर्टेड कॉस्ट हो गया आपका, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो गया आपका, सेलिंग ओवरहेड्स हो गया आपका, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया आपका,
अब नॉर्मल कॉस्ट हो क्या है। तो ये डेफिनेशन आप एक सिंगल लाइन की डेफिनेशन आप उनको याद करो, बार बार भी पढ़ो, आप बहुत ईजी है। अगर आप कोई भी कास्ट आता है तो उसमें आपको लिखनी है, उसमें आपके कास्ट के जो आप कास्ट का आंसर दोगे उसमें 4 चांद लग जाएंगे अगर ये आप ये डेफिनेशन लिख देते हो वहां पे। तो प्लीज नोट द सेंटेंस, मैं जो बोल रहा हूँ आपको उसमें ध्यान आपसे सुनो। ये डेफिनेशन अगर आप लिखते हो तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे। तो कोई भी कास्ट हो, इसमें अगर ये डेफिनेशन आप लिख देते हो कि इम्पोर्टेड कॉस्ट क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अबनॉर्मल कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है, सेलिंग ओवरहेड्स क्या होता है, मार्केटिंग ओवरहेड्स क्या होता है, अगर ये लिखते हो आप तो बहुत ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। तो फिर भी मैं आपको एक ब्रीफली बता रहा हूँ, इम्पोर्टेड कॉस्ट क्या होती है, जो कैश आउटले जिसमें नहीं होता, यानी आपकी पॉकेट से, यानी कंपनी की पॉकेट से कुछ भी कैश नहीं जाता। ये जो इम्पोर्टेड कॉस्ट होती है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ये ओनली फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ओवर टाइम प्रीमियम यानी जो कंपनी एक्स्ट्रा पे करती है बियॉन्ड द नॉर्मल वेजेस, यानी सैलरी जो नॉर्मल होती है, वेजेस जो नॉर्मल होता है, कंपनी उसके ऊपर जो पे करती है वो होता है एक्स्ट्रा अमाउंट। और कंपनी एक नॉर्मल वर्किंग हार्स से बियॉन्ड जब काम करवाती है, यानी अगर वर्किंग हार्स 8 घंटे है, कंपनी काम ले रही है 10 घंटे, 2 घंटे कंपनी ज़्यादा काम करवाया, तो एक्स्ट्रा वर्किंग हार्स की कंपनी जो है एक्स्ट्रा पे करती है, उसको बोलते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड, जो प्रोडक्शन में जो भी खर्चे होते हैं, सेलिंग में, मार्केटिंग जैसे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैनेजमेंट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो पहले से ही डिटरमाइन होती है, किस लिए होती है मैंने आपको बताया था क्लास 6 में कि जो वेरिएंस निकालने के लिए होती है, एक्चुअल कॉस्ट को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से और भविष्य में अच्छे डिसीजन ले सके ताकि हम कॉस्ट कंट्रोल कर सके। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, ये सब कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब कॉस्ट जो होती है जो इरेगुलर होती है, मतलब बार बार नहीं होती, जैसे आग लग गई, चोरी हो गई, ये सब कॉस्ट अबनॉर्मल होती है। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करना आप भी। उसके बाद ये कास्ट बोलता है प्रिंसिपल्स और मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट कैसे करना है, मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होंगे। तो एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर क्या बोला कि ग्रोस पे, जितनी भी ग्रोस पे होती है, ग्रोस पे यानी उसमें सारे बेनिफिट्स इंक्लूड हो गए, कोई सारी ग्रोस पे उसमें सारे बेनिफिट्स, सारे अलाउंस, सारे पैकेजेस होते हैं, वो एम्प्लॉय कॉस्ट होती है। बोनस, कोई एक्स ग्रेशिया पेमेंट हुई। अब देखो एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो होती है, कंपनी जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को वीआरएस देती है तो उसके लिए कोई अलग से जो पेमेंट करती है उसको बोलते हैं एक्स ग्रेशिया, यानी रिमेनिंग पीरियड, जो जितनी सर्विस बची हुई है एम्प्लॉय की उसके लिए कंपनी उनको पे करती है, उसको हम बोलते हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट। रेम्यूनरेशन जितना कंपनी पे करती है वो सब एम्प्लॉय कॉस्ट होता है, लेकिन रेम्यूनरेशन में ध्यान रखना, अगर रेम्यूनरेशन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पे होता है तो वो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर। कोई सेपरेशन कॉस्ट है या रिटायरमेंट बेनिफिट सारा एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा। अबनॉर्मल कॉस्ट जो है वो एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं आएगी, अबनॉर्मल कॉस्ट जो है वो एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं आएगी, इम्पोर्टेड कॉस्ट भी नहीं आएगी, पेनल्टीज भी नहीं आएगी। अगर कोई सब्सिडीज मिलती है विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय कॉस्ट तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट से लेस हो जाएगी। कोई रिकवरी होती है एम्प्लॉय से, जैसे कंपनी ने एम्प्लॉय को घर दिया रहने के लिए, उससे कुछ चार्ज कर रही है बदले में, तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट से लेस हो जाएगा, कोई भी रिकवरी जो एम्प्लॉय से कंपनी को होती है। तो ये था प्रिंसिपल्स मेजरमेंट करने की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट, कैसे चार्ज करना है प्रोडक्ट पे एम्प्लॉय कॉस्ट को। सबसे पहले एम्प्लॉय सर्विस, एम्प्लॉय जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो ट्रेसेबल टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट होती है, यानी जिसको आसानी से आइडेंटिफाइबल होती है, आसानी से पहचान सकते हो आप। तो वो उसको आप किस बेसिस पे चार्ज करोगे, या तो टाइम कंज्यूम, जितना टाइम आप एम्प्लॉय स्पेंड कर रहा है उस बेसिस पे, या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेस पे, या फिर सिमिलर मेजर्स की बेस पे। कंपनी को जो सुटेबल लगता है उसके बेस पे कंपनी चार्ज कर लेती है, एम्प्लॉय जो सर्विस देता है उसकी जो कॉस्ट होती है। अगर नोट ट्रेसेबल है तो कंपनी को जो लगता है अपना सुटेबल बेसिस लगता है कंपनी को, जो है टाइम बेसिस हो गया, कंपनी चार्ज कर लेती है। रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो होती है, जैसे ट्रेनिंग पे कंपनी खर्च कर रही है, ट्रेनिंग पे, ठीक है, तो जितना भी वो खर्च करती है रिक्रूटमेंट कॉस्ट संबंधित वो कंपनी अकॉर्डिंगली चार्ज कर लेती है। सेपरेशन कॉस्ट जो होती है, जैसे टर्मिनेशन कर दिया, रिटायरमेंट कर दिया, वो कंपनी अपने अप्रोप्रिएट मैनर में चार्ज कर लेती है प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद है डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशंस, लेकिन सबसे पहले बात कर लेता हूँ प्रेजेंटेशंस की। देखो कास, कोई भी कास हो वो डील करेगा प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स का, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर कैसे प्रेजेंट करना है आपको, कैसे डिस्क्लोज करना है। तो बात कर रहे हैं एम्प्लॉय कॉस्ट की, तो प्रेजेंटेशन में क्या बोला कास्ट 7 ने कि भाई जो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है, जो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है शैल बी प्रेजेंटेड एज ए सेपरेट कॉस्ट हेड इन कॉस्ट स्टेटमेंट, यानी
कोस्ट स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट को आप अलग से एक सेपरेट कॉस्ट हेड में दिखाओगे। उसके बाद इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट जो होगी उसको आप प्रेजेंट करोगे एज ए पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, एक ओवरहेड्स के रूप में आप उसको प्रेजेंट करोगे, वो भी रिस्पेक्टिव टू फंक्शंस, यानी क्या फंक्शंस है उसके बेसिस। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का अलग से दिखाओगे आप, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग दिखाओगे इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, मार्केटिंग जैसे उसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका, तो ये सब इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होती है। उसके अलावा जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं उनको आप कैटेगरी वाइज दिखाओ, यानी आपके पास परमानेंट एम्प्लॉय कितने हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉय कितने हैं, टेम्पररी कितने हैं, उस पर कितना खर्च कर रहे हो, ये सब आपको कोस्ट स्टेटमेंट में दिखाना होता है। और लास्ट में आता है डिस्क्लोजर, यानी कोस्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या डिस्क्लोज करना होता है आपको। और देखो डिस्क्लोजर जो होता है वो कंपनी चाहे तो एक फुट नोट के रूप में भी कोस्ट स्टेटमेंट में दिखा सकती है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट जो एट्रीब्यूटेबल होती है कैपिटल वर्क या जॉब्स, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी किसी थर्ड पार्टी को हायर कर लेती है, उसमें कुछ जॉब्स देती है, तो वो जो कंपनी को पेमेंट करती है वो भी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। सेपरेशन कॉस्ट जो होती है, जैसे टर्मिनेशन कर दिया, रिटायरमेंट कर दिया एम्प्लॉय को, उस पर जो भी कॉस्ट होती है उसको भी अलग से दिखाना होगा आपको, यानी डिस्क्लोज करना है आपको कोस्ट स्टेटमेंट के अंदर। जो भी अबनॉर्मल कॉस्ट होती है उसको एम्प्लॉय कॉस्ट से घटा के फिर दिखाओ, आप एक्सक्लूड करके दिखाना है आपको। कोई भी पेनल्टी हो, कोई भी डैमेजेस हो, कोई भी पेनल्टी या डैमेजेस पेड एक्सक्लूड फ्रॉम एम्प्लॉय कॉस्ट, तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं आएगा, उसको आप घटा के दिखाओ। कोई सब्सिडी, कोई ग्रांट, कोई इंसेंटिव मिलता है एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में, उसको एम्प्लॉय कॉस्ट से घटा के दिखाना है आपको। कोई पार्टीज को पेमेंट करते हो, कौन सी पार्टी, रिलेटेड पार्टीज को पेमेंट करते हो, उसको आपको अलग से दिखाना पड़ेगा कोस्ट स्टेटमेंट के अंदर। या कोई आप पेमेंट करते हो एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में, वो भी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, वो भी आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा कोस्ट स्टेटमेंट के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी आइटम्स जो एम्प्लॉय कॉस्ट पे, जो एम्प्लॉय कॉस्ट से संबंधित है, वो मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है, क्वांटिफाइबल है। मतलब मटेरियल का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट हो, काफी सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हो, और क्वांटिफाइबल मतलब जिसको आप मेजर कर सकते हो क्वांटम बेसिस में, उसको आप एक फुट नोट के रूप में भी दिखा सकते हो कोस्ट स्टेटमेंट के अंदर। अगर कोई प्रिंसिपल्स या मेथड्स में कोई कंपनी चेंज करती है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो भी आपको कोस्ट स्टेटमेंट में दिखाना होता है। तो कास्ट 7 जो है बेसिकली डील करता है एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में। मैंने आपको बताया कि इस कास्ट 7 में आपको स्टार्टिंग जो करनी है इंट्रो से, इंट्रो में आपको लिखना क्या है मैंने आपको बता दिया, फिर आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है, फिर स्कोप लिखना है, फिर आपको प्रिंसिपल्स बताने हैं मेजरमेंट करने की, असाइनमेंट करने के लिए, फिर उसका कैसे प्रेजेंटेशन देना है आपको, लास्ट में कैसे डिस्क्लोज करना है। तो एक सीक्वेंस में आप लिखोगे तो आप बिलीव करो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप याद रखोगे किसने कुछ बताया था आपको। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।